नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले हमने 7th क्लास का 4 यूनिट कंप्लीट किया था। आज हम 5th यूनिट कंप्लीट करेंगे और जो 5th यूनिट है वो है आपका जल। इससे पहले हमने वायु पढ़ा था, अब जल पढ़ेंगे। तो जल के बारे में क्या इसके बारे में जो जैसे झीलें हैं, चाहे वो जल धाराएँ हों, चाहे वो झीलें हों, है ना, चाहे वो जल की मात्रा हो, ये सारी चीज़ें हम एक तरफ से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक है उसमें एक थलसाला शब्द दिया होगा, जैसे लिखा हुआ है शब्दावली। ये शब्दावली को भी आप पढ़ लिया करें, इसको भी हल्के में ना लिया करें और इस शब्द को समझें कि भैया इसका मतलब क्या है ना। अब थलसाला लिखा हुआ है तो थलसाला है क्या, है ना। थलसाला के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, क्या थलसाला होता है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि थलसाला है और यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं उनको रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो छोटे घर, यानी कि उदाहरण के तौर पर आपको एक थलसाला दिया गया है, इसको देख के, इमेज को देख के समझ में आ जाएगा कि कांच का जार है और इस कांच के जार में नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल के पौधा लगा दिया, ऊपर एक कपड़ा रख दिया, उसको पानी से सींच दिया, मतलब कुल मिला के थोड़ा पानी डाल के, तो इसमें ये कहीं ना कहीं पेड़ बन रहा है। तो एक थलसाला को इसका लॉजिक आगे जाके समझ में आएगा कि ये शब्द पहले क्यों दिया है। ठीक है, तो थलसाला होता क्या है, एक छोटे से घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता। एक छोटा सा घर हो गया जिसमें हम उस पौधे को रख रहे हैं और उसमें वो पौधा धीरे धीरे बन रहा है, जिसमें उस पौधे को ऑक्सीजन भी मिल रहा है, प्लस उसमें थोड़ी बहुत जल की मात्रा भी प्राप्त हो रही है, मिट्टी तो खैर है ही उसमें। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये पूरी इसकी प्रोसेस दी गई है कि इस थलसाला को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, थलसाला बनाने के लिए एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। ठीक है, और इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। ठीक है, सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं और तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें और इसमें जल की फुहार छिड़कें। जार को बंद कर दें। पत्ती एवं मिट्टी के द्वारा बाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो कहने का मतलब एक कृत्रिम रूप से इसको बनाया जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थलसाला। बस थलसाला का अर्थ समझ लो कि थलसाला है क्या। और थलसाला एक प्रकार से ये पौधे जिसमें बन रहे हैं उसी में ही जल बाष्पित हो रहा है, जल बाष्पित होकर ऊपर से टकरा के नीचे गिर रहा है। तो ये सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं एक जल की जो व्यवहार है, यानी कि जल किस तरीके से बारिश के रूप में बादलों में पहुंचता है और बारिश के रूप में नीचे आता है, तो उस चीज़ को इंडिकेट किया गया है और ये चीज़ हमें आगे समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक प्रकार की थलसाला है, जिसमें कहीं ना कहीं स्थल है, मिट्टी है, जल है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको इंडिकेट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो थलसाला समझ में आ गया होगा आपको। पढ़ते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, ठीक है, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरा, बच्चे वर्षा के भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है, स्वाभाविक है वो जल जो है वो बाष्पित हो जाता है। ठीक है, सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल बाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। ठीक है, अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक जल की प्रोसेस बता दी गई कि हम नदी के रूप में, जलप्रपात के रूप में, नल के रूप में हम उसको जल को सोचते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं जल बाष्पित होकर ऊपर उठ जाता है और ठंडा होने पर यह जल बाष्प जो है संघनित होकर बादलों के रूप में जम जाती है और फिर उसको गर्मी मिलती है। कहीं पर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो पिघल के नीचे बारिश के रूप में हमें नीचे प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कि तो उस जल चक्र को क्या कहते हैं, उस जल चक्र को मतलब उसे हम जल चक्र कहते हैं। जब जल बारिश के द्वारा नीचे आया
और फिर दोबारा बाष्पित होकर फिर ऊपर चला गया, तो उसको एक प्रकार से हम जल चक्र बोलते हैं। तो जल चक्र को इस तरीके से इंडिकेट किया गया है कि यहाँ पर जल है वो बाष्पीकरण हुआ, बाष्पीकरण के होकर ऊपर जम गया, संघनन की क्रिया हुई, उसके बाद में वर्षा के रूप में नीचे आ गया। तो एक इसको अपन बोलेंगे जल चक्र। ठीक है, अब चूंकि लिखा हुआ है सामने कि हमारी पृथ्वी थलशाला के रूप में समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, और जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि इसको मेमोराइज किया गया है कि जल क्या होता है, बाष्पित होकर ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है तो हम उसका उपयोग करते हैं। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ये जो जल है कि जिस जगह पर हम खेती कर रहे हैं वहीं से उठ के ऊपर पहुंचा, वहीं से नीचे आ गया। तो इस जल को ले जाने वाली जल धाराएं होती हैं, ठंडी जल धाराएं होती हैं, गर्म जल धाराएं होती हैं, और दूसरा ये कहीं ना कहीं समुद्र से ऊपर बाष्पित होकर पहुंचता है। और बादलों का भी कोई फिक्स जगह नहीं है कि बादल एक जगह रुके हुए हैं तो वहीं पर बरसेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बादलों को आप देख सकते हैं आवागमन करते हुए। तो कुल मिला के एक उदाहरण दिया गया है कि ये जल चक्र के द्वारा हमें बारिश के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। ठीक है, और महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। साल्ट जिसमें हो, खारा पानी जो हो, वो महासागर का पानी होता है। जिसमें साल्ट नहीं है, वो लवण नहीं है जिसमें, तो वो कहीं ना कहीं पीने योग्य पानी होता है, वो जो कि नदियों के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए और क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं, सोते का मतलब एक तरीके से आप देखते हैं जो कहीं ना कहीं कुआं वगैरह होता है तो उसमें पानी रिसता है, धारा के रूप में नीचे गिरता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, उसके लिए अपन ये इस्तेमाल करते हैं। हिमनद तो जमा हुआ, आप समझते ही हो। महासागर एवं समुद्रों का जल, ठीक है, महासागर और समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हम नमक को बोलते हैं। जो हमारा खाने का जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, या खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि जो खारा पानी होता है उसमें कौन सी चीज़ की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को अपन को NaCl को याद रखना है कि NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, जिसकी वजह से हमें जो जल है वो खारा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब आपका इसमें कहीं ना कहीं जो इमेज दिख रही है, इस इमेज के अंदर आपको झीलें, हालांकि मुझे पता है कि जब भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देखिए, तो इसमें कुछ झीलों को इंडिकेट किया गया है, और ये झीलें चाहे हमारे उत्तर अमेरिका की हों, चाहे दक्षिण अमेरिका की हों, चाहे अफ्रीका की हों, चाहे यूरोप की हों, चाहे एशिया की हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हों, झीलों और नदियों को इंडिकेट किया गया है कि किस तरीके से जो हमारे क्षेत्र में, मतलब ये जो जल है, महासागर के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हो कि कौन कौन से महासागर है, कौन सा महासागर कहाँ पर है। जैसे एस के आकार, अटलांटिक महासागर है वो एस के आकार में होता है। त्रिभुजाकार जो है, ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो आपका हिंद महासागर है। ठीक है, एस के आकार में आपका अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो एक राउंड शेप में आता है या गोल आकार में आता है। तो इस तरीके से कहीं ना आर्कटिक ओशियन है तो वो नॉर्थ पोल में है, उत्तरी ध्रुव में है। तो इस तरीके से आपने सारी चीजें पढ़ी थी। अब जैसा कि आपको उत्तर अमेरिका दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन उत्तर अमेरिका का है, इतना तो आपको समझ में आता है। दूसरा, ये नीचे ये आपका दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये उत्तर अमेरिका हो गया, ये आपका पनामा स्थल संधि हो गई, और इसी में एक जल संधि बना दी गई, एक नहर बना दी गई, उसको पनामा नहर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, झीलों के रूप में पानी जमा है। अब झीलों के रूप में पानी जमा है तो वो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि एक नाम दिख रहा है आपको, ग्रेट बियर झील। ये आपको, आपके पास जो बुक है उस मैप में आप अच्छे से इन चीज़ों को देख लेना। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, और ये जो है वो कहाँ पर है, कनाडा में है। ठीक है, ग्रेट बियर झील है या ग्रेट स्लैब झील है। ठीक है, उत्तर अमेरिका। फिर इसमें आ गया विनिपेग झील, सुपीरियर झील। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है, मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। यूरन झील। ठीक है, तो ये जो झीलों के नाम है, एक ग्रेट साल्ट लेक झील है। साल्ट लेक झील ये खारे पानी की झील है जो कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में।
उत्तर अमेरिका में खारे पानी की झील है जिसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट साल्ट लेक झील। साल्ट का मतलब नमक होता ही है, लवण होता है, तो एक खारे पानी की झील है जिसे किस नाम से जाना जाएगा, ग्रेट साल्ट लेक झील के नाम से जाना जाएगा। मैप के अकॉर्डिंग भी आपको झील की पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ पर है। जैसे उत्तर अमेरिका में उत्तरी वाले क्षेत्र में हमें एक ग्रेट बियर झील दिख रहा है और एक हमें ग्रेट स्लैब झील दिख रहा है। तो बियर झील और स्लैब, ठीक है, ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लैब झील है जो कि उत्तर अमेरिका मतलब कनाडा के अंतर्गत है। महाद्वीप उत्तर अमेरिका है लेकिन कनाडा को अपन को याद रखना है। विनिपेग है या फिर आपका ग्रेट स्लैब मतलब ग्रेट बियर है। देखो बियर शब्द को समझ में आ रहा है कि बियर वाली बात चल रही है, और बियर से जब हम ग्लास भरेंगे तो क्या हो जाएगा, विनिपेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनिपेग। तो ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लैब झील है और विनिपेग झील है। और जब बियर के पैग बनते हैं तो पीने वालों को कैसे लगते हैं, सुपीरियर लगते हैं, सुपर लगते हैं, सुपर लगते हैं, ठीक है, सुपीरियर झील है। और एक और कौन सी झील है, ह्यूरन झील। तो इस तरीके से आपको ये 5 झीलों के नाम मिनिमम पता ही होना चाहिए कि ऊपर आएगा ग्रेट बियर झील, फिर आएगा आपका ग्रेट स्लैब झील, ठीक है, और फिर विनिपेग झील, और विनिपेग होगा तो सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील के बाद ह्यूरन झील आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होगा वो ग्रेट साल्ट लेक झील होगा, खारे पानी की झील होगी। यहाँ पर हालांकि एक रिवर को इंडिकेट किया गया है, एक मिसिसिपी नदी है, और मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। जैसा कि मिसिसिपी नदी है और मिसिसिपी नदी का उद्गम जो है ये इस तरीके से मिसिसिपी नदी, और इसका जो अंत होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आपका क्षेत्र है कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी की अपन बात करें, कैरिबियन सागर, सॉरी, तो कैरिबियन सागर है, ये पूरा कैरिबियन सागर वाला क्षेत्र है। अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन जो है ये वाला पोर्शन पूरा अटलांटिक ओशियन है, उत्तरी अटलांटिक वाला क्षेत्र है। इमेज थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, और बाकी का आपके पास जो PDF है जो भी बुक है आप उसमें से देखेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक है, आपको याद होना चाहिए। ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, मिसिसिपी नदी। इसको बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिसिसिपी मिसौरी नदी है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ठीक है। ये इधर कैरिबियन सागर हो जाएगा, आपका कैरिबियन सागर आ जाएगा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम दक्षिण अमेरिका में। उत्तर अमेरिका का पोर्शन कंप्लीट हुआ, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में हालांकि एक नदी इंडिकेट हो रही है, कौन सी, अमेजन नदी। तो दक्षिण अमेरिका की क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में आती है, ठीक है, इसको इंडिकेट किया गया है। उसके बाद में हम आते हैं इधर, ठीक है, ये आ गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब बोले अफ्रीका महाद्वीप में क्या चीजें इंडिकेट हो रही हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर देखा जाए तो एक तो आपकी नाइजर नदी, अफ्रीका महाद्वीप में एक नाइजर नदी है, ठीक है। नाइजर नदी की अपन बात करें, नील नदी की बात करें तो एक नील नदी है। हालांकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, ठीक है। नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से हुआ है, अभी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नील नदी का जो उद्गम है, देखो जो विक्टोरिया झील लिखा हुआ है तो विक्टोरिया झील वाला ही पोर्शन है ये, और अंत का होता है भूमध्य सागर में। इसका अंत कहाँ हो जाता है, भूमध्य सागर में। तो विक्टोरिया झील के पास से इसका उद्गम हुआ है लेकिन अंत भूमध्य सागर में हो जाता है। नील नदी की जो लंबाई है लगभग 6690 किलोमीटर है, ठीक है। ये शायद मैंने आपको पहले बताया भी था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और नील नदी कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में नील नदी है, ठीक है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है, लेकिन पूरब से उत्तर की ओर ये नदी बहती है। इतना भी ध्यान रख लोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम हुआ और अंत हो गया कहां पर, भूमध्य सागर में, ठीक है। लाल सागर आपने नाम सुना होगा, लाल सागर, भूमध्य सागर सुना होगा आपने। एक सुएज नहर का निर्माण किया गया
लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है, सुएज नहर है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाली जो नहर है, लाल सागर और अरब सागर को, वो है आपकी बाबुल मंडप, ठीक है। ये बाबुल मंडप एक जलडमरू अपन आगे पढ़ेंगे जो लाल सागर और अरब सागर के बीच में, बाबुल मंडप यानी कि वह बाबुल मंडप जलडमरू है। तो यहां तक का ये चीज समझ में आई। कांगो नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी है, कांगो नदी लोआलिया लापूला का संगम है, अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाती है, लोआलिया लापूला का संगम जी आप आगे पढ़ेंगे। नाइजर नदी है, नाइजर नदी, नाइजर नदी को शायद पॉम तेल की नदी भी बोला जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे पॉम यानी कि जो ताड़ के वृक्ष है ना वो बहुत ज्यादा है इस नदी के किनारे। तो नाइजर नदी है, इसको काली नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, राइन नदी को काली नदी कहते हैं और नाइजर नदी को पॉम तेल की नदी कहते हैं। इसके अलावा फिर हम ऊपर गए, ये तो अफ्रीका महाद्वीप वाला पोर्शन है जिसमें विक्टोरिया झील आएगी, तो विक्टोरिया झील आप ये वाला पोर्शन याद रखेंगे, ठीक है। इसी में नील नदी है, इसमें नाइजर नदी है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। इसके ऊपर भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है। अब एक नाम दिख रहा होगा आपको, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो नाम है कहीं ना कहीं ये है डैन्यूब नदी, ठीक है। अगर ये पूरा यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, ठीक है। डैन्यूब नदी जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ठीक है। एक बोल्गा नदी भी यहां पर बहती है, बोल्गा नदी, ठीक है। सॉरी, डैन्यूब नदी महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी। ये महत्वपूर्ण नदी क्यों है, क्योंकि इस नदी के किनारे काफी सारे बंदरगाह बने हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का वियना है ना, बुल्गारिया सोफिया है ना, और भी है, मतलब 2-3 ऐसे बंदरगाह बने हुए जो बहुत में। तो महत्वपूर्ण नदी है यूरोप की वो डैन्यूब है, लेकिन यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है बोल्गा नदी, बोल्गा नदी। हालांकि बोल्गा नदी भी यहीं कहीं बहती है, लेकिन बोल्गा नदी जो है आउट, मतलब एक तरीके से सिटी में नहीं जाती, वो कहां पर थोड़ा आउट में जाती है, ठीक है। तो बोल्गा नदी है, बोल्गा नदी को अपन अभी पढ़ेंगे, बाद में जाके नदियों के उद्गम है, अंत है, हर एक चीज पढ़नी है। लेकिन 2 नदियां यूरोप में याद रखोगे, एक याद रखोगे बोल्गा और एक याद रखोगे डैन्यूब। पर ये बात ध्यान रखना, डैन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से हुआ है और काला सागर में ये नदी गिर जाती है। हालांकि इस नदी को मैप में भी इंडिकेट किया गया है, अगर आप सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस नदी को मैप में भी इंडिकेट किया गया है, तो इस तरीके से काला सागर, ये जो है ना आपका, ये पूरा ये जो बॉर्डर बना हुआ है, ये पूरा ये काला सागर है, ब्लैक सी है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है और इस नदी का जो अंत है वो कहाँ पर होता है, इस नदी का जो अंत है वो होता है काला सागर में, ठीक है। वोल्गा नदी को भी अपन पढ़ेंगे आगे जाके, ब्लड आई पठार से वोल्गा नदी का उद्गम है, वो कैस्पियन सागर में इस नदी का अंत होता है। तो कैस्पियन सागर में, ये जो कैस्पियन सागर है, ये दिख रहा है आपको कैस्पियन सागर, इधर से कहीं से इसका उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में ये गिर जाती हैं, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बोल्गा नदी, बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इसमें और क्या इंडिकेट है, चलो और आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। ये तो यूरोप महाद्वीप का मैंने बेसिक बताया, अफ्रीका महाद्वीप मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम अपना एशिया महाद्वीप पर। एशिया महाद्वीप के अंदर चूंकि आपको दिख रहा है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी जो झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, इस चीज को ध्यान रखना, नाम में सागर लगा हुआ है लेकिन वो झील है। दूसरा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हालांकि यांगटीसी कियांग है, लेकिन एक नदी एशिया महाद्वीप में और आती है और उसको कहीं ना कहीं वांगो नदी के रूप में जाना जाता है। वांगो नदी का जो वांगो नदी जो है, वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है, या इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चीन का शोक किसको बोलते हैं, वांगो नदी को बोलते हैं चीन का शोक, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के अंदर बाढ़ लाने का ये कारण बनती है, तो इसको चीन का शोक कहते हैं, ठीक है। वांगो नदी का उद्गम क्युनलुन पर्वत से है, ठीक है। और ये क्युनलुन पर्वत चिहिल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। तो चिहिल की खाड़ी है, खाड़ी होती है जैसे बंगाल की खाड़ी भी हो, बंगाल,
तो ये चिहिल की खाड़ी इसको बोला जाता है, ये वाले पोर्शन को, ये तीनों ओर से गिरा हुआ चिहिल की खाड़ी है, इसमें जाके गिर जाती है, ठीक है, वांगो नदी। लेकिन यांग टिशिक्यांग है, यांग टिशिक्यांग अगर देखा जाए तो यांग टिशिक्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यांग टिशिक्यांग, ठीक है, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक का आपको मैंने बताया, थोड़ा सा एशिया महाद्वीप का बता दिया। अब इसमें एक आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया इधर का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक डार्लिंग नदी दिख रहा है, मर्रे तथा डार्लिंग नदी दो हैं, ठीक है, यहाँ पर दो नदियाँ हैं, डार्लिंग नदी का इस तरीके से उद्गम होता है और नदी यहाँ पर जाके गिर जाती है। तो मर्रे और डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया नदी में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर बहती हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है कुछ झीलों के बारे में, और ये आपको मैप के अंदर भी समझ में आएगा। लेकिन इनको, इनकी पोजीशन हमें पता होना चाहिए, कैस्पियन सागर कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है। तो अगर आप ब्लैंक मैप को आप प्रिंट निकलवाएं और ब्लैंक मैप में इन चीज़ों को पहले तो आप मैप में देख लें अच्छे से, उसके बाद में इसको फिलअप करें। तो फिलअप करने से आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपको पता चलेगा कि विनिपेग झील मैंने पढ़ी थी कनाडा के अंदर, वो कहाँ पर है, या ग्रेट साल्ट लेक झील मैंने उत्तर अमेरिका में पढ़ी है, वो कहाँ पर है। तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे मैप के अकॉर्डिंग समझ सकोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। दूसरा, इन महाद्वीपों की नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, ये भी अपन को थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैप को आपने समझा है, ठीक है। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन है, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है, यूरोप महाद्वीप के अंदर अभी मैंने बोल्गा नदी बताई थी, एशिया महाद्वीप में यांग टिशिक्यांग है। यांग टिशिक्यांग अभी इसमें इंडिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी यांग टिशिक्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जिसे कहीं ना कहीं, और वांगो नदी चीन का शोक कहते हैं, वो मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे तथा डार्लिंग नदियां हैं, ठीक है। तो ये नदियों के बारे में, थोड़ा झीलों के बारे में डिस्कस किया है, और आगे बढ़ जाते हैं हम। लवट्टा के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि जो लवणता यानी कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, ठीक है। लवणता क्या होती है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और महासागर की औसतन लवणता जो होगी 35 भाग प्रति 1000 ग्राम के लगभग है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक नॉलेज के लिए बताया गया है कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होगी 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम के लगभग है। इजराइल में एक मृत सागर है, इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। देखो, नदी की अपेक्षा, एक फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो समुद्री जल का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो अधिक होता है। तो एक कहीं ना कहीं जहाँ पर घनत्व अधिक होगा तो वहाँ पर तैरना ऐसा आसान होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लहरें चलती हैं तो उसमें तैरना आसान होगा। समुद्र के जल में तैरना इसलिए आसान होता है क्योंकि उसका खारापन और उस पानी के डेंसिटी यानी कि उसके जल का घनत्व अधिक होता है। जैसे जैसे खारा पानी बढ़ता जाएगा, लवणता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जल की जो घनत्व है, जल का जो घनत्व है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है और तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं, मतलब आसानी से तैर सकते हैं जो भी है। और क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, नमक की अधिकता से या खारेपन से जल का घनत्व भी बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे लिखा हुआ है कि जल का वितरण। तो जल का अगर अपन वितरण करें कि भाई कितना भाग है जो महासागर में है और उसके अंदर भी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, झीलों के रूप में है, भूमिगत है, तो ये एक परसेंटेज बताया गया है, ठीक है। जैसे जल का वितरण करते हैं, चूंकि लिखा हुआ है आपके सामने कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग, ठीक है, 3/4 भाग जो है 3/4, ठीक है, यानी कि 75% अपन बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें आ गए हम, इस भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, ठीक है।
क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? तो निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का हम प्रतिशत समझ सकते हैं कि जल तो है, लेकिन जल के लिए लोगों को क्यों एक परेशानी आती है। खासतौर से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, सूखा क्षेत्र घोषित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है, ठीक है, कि जो जल है उसका लगभग महासागर के रूप में 97.3% है। कितना है? 97.3%। ये जल जो है वो किसके रूप में है? महासागर के रूप में। महासागर के रूप में यानी कि ये खारे पानी के रूप में है, तो ये पीने लायक नहीं है, 97% के लगभग, ठीक है। इसी में से जो बर्फ के रूप में 0.2 भूमिगत जल जो है, जो भूमि के अंदर है, वो 0.68% के लगभग है। झीलों का अलवर जल यानी कि जो खारा नहीं है, पीने योग्य है, वो 0.009 है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि जो भूमिगत जल है वो 0.68 है, जबकि झीलों का अलवर जल है वो 0.009 है, ठीक है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो है वो 0.009 के लगभग। वायुमंडल में जो जल है वो 0.0019 के लगभग, जबकि जो नदियां हैं, ठीक है, 0.001 के लगभग है। तो आप प्रतिशत के मामले में देख सकते हैं, ये पूरा आपका 100% होता है, जिसपे सबसे ज्यादा महासागर के रूप में हमें जल दिखाई देता है, वो भी 97.3% के लगभग है, ठीक है। बर्फ के रूप में जमा हुआ है, भूमिगत जल है, भूमि के अंदर है। झीलों का अलवर जल है तो 0.09 है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.09 के लगभग। झील शब्द आ गया तो 0.09 देख लेना आप, ठीक है। वायुमंडल में 0.00019 और नदियों में 0.001 के लगभग होता है। तो ये पूरा 100% यानी सबसे ज्यादा भाग जो है वो महासागर के रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें साधारण क्रियाकलाप के द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स में देखें तो ये कहीं ना कहीं एक प्रतिशत बताया गया है इसका, जो 3/4 के लगभग है, जो महासागर के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को। लेकिन 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जो 22 अप्रैल होगा, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रवृत्त किया जाए, यानी जल संरक्षण की जो भी स्कीम है उनके बारे में लोगों को बताई जाए, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है महासागरीय परिसंचरण, तो इसमें सिंपल है, समुद्री तट पर जो समुद्री तट है, ठीक है, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है और पुलिनम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरें, संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे महासागर की तरंगें हैं, ज्वार भाटा है और महासागर की धाराएं। आप इस पूरे चैप्टर के अंदर इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे और ये तीनों चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने 22 मार्च पढ़ लिया तो कभी भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको 3 प्रकार से बांट दिया, तरंगे हैं, ज्वार भाटा हैं, धारा हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसको अपन एक समुद्री लहरें बोल सकते हैं, ठीक है। और जितनी ही तेज पवन होती है तरंगें भी उतनी ही
बड़ी होती हैं। तो ये समुद्री तरंगें हो गई हैं कि समुद्री सतह पर पवन बहती है, यानी कि जो समुद्र सतह होगी उससे लग के जब हवा चलेगी तो पानी की लहरें भी चल रही हैं, तो जो उसको अपन क्या बोल देंगे, तरंगे। सुनामी शब्द कैसा है? सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो बंदरगाह वगैरह हैं, ठीक है, या जहाँ पर जो जल का आश्रय लिया गया है, जहाँ पर जहाज रुके हुए हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं। इनको इसलिए पोताश्रय तरंगें भी कहा जाता है, किसको? सुनामी को, क्योंकि सुनामी जो होती है तो वो कहीं ना कहीं बाढ़ का भी भयंकर रूप होता है सुनामी, ठीक है। और सुनामी शब्द किस देश से संबंधित है? जापान से। इसका जापान से हमने ये शब्द लिया है। तरंगे के बारे में थोड़ा सा दिया गया है एक, कि समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है, कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इन्हें तरंगे कहते हैं। तो स्वाभाविक है, समुद्री लहर के हिसाब से हम इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तूफान में तेज वायु चलने पर, ठीक है, तूफान के अंदर तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अगर मान लो कभी आपको पेपर में आ जाए तो लगभग कितने मीटर तक की ऊंचाई वाली तरंगें जो है सुनामी की स्थिति लेके आएंगी, तो हमारा आंसर होगा लगभग 15 मीटर, ठीक है। तो जो सुनामी आएगी तो सुनामी में कहीं ना कहीं इसमें इंडिकेट किया गया है कि आप सुनामी को कहीं ना कहीं 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। और अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है, ठीक है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक, 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो था वो डूब गया था। तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 2004 में सुनामी जो आई थी, कब आई थी? 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में विनाश हुआ था। तो ये 2004 ईयर भी कभी पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा 2004 भी याद रखें। 15 मीटर तक की ऊंचाई विशाल ज्वारीय उठेंगी तो सुनामी का ही रूप है। अब वो कितना ऊपर उठ सकती है और उसका कहीं ना कहीं जो असर है कितना भयंकर हो सकता है, तो लिखा हुआ है 150 मीटर मापा गया था उस समय में, ठीक है। तो एक नॉलेज वाली चीज हो गई, तरंगे हैं, ज्वारीय तरंगे हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा समुद्रीय तरंगों के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई, ठीक है। अब लिखा हुआ है सुनामी पृथ्वी का तांडव है, बिल्कुल सही हुई, इससे काफी नुकसान होता है। चूंकि लिखा हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा, यानी कि जब 2004 में हमारे यहाँ ये सुनामी आई थी, या ये इसका अधिकेंद्र कहाँ पर था, तो इसका अधिकेंद्र था सुमात्रा। आपने सुना होगा सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, ठीक है। मलक्का जल संधि सुनी होगी, तो सुमात्रा। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर क्या देंगे? सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर लगभग 9.0 मापी गई। कितनी मापी गई थी? 9.0। ऊपर क्या पढ़ा था आपने कि जो भूकंप होता है वो 6 से अगर ऊपर जाता है, 6 रिएक्टर स्केल से ऊपर जाता है तो बहुत विनाशकारी होता है। तो ये कितना था? 9.0, यानी कि ये तो और ज्यादा विनाशकारी हो गया, ठीक है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई, ठीक है। भारतीय प्लेट बर्मा, ये म्यांमार, आपने नाम सुना होगा, म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर, ठीक है, 10 से 20 मीटर का विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों के से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर
जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा का जो ध्रुव दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है वो पूरी तरीके से डूब गया था। तो एक नॉलेज मिल रही है आपको इस सुनामी का क्या परिणाम हुआ, सुनामी कब आई, इसका केंद्र कौन सा क्षेत्र में था, इसमें भूकंप जो आया कितना रिएक्टर स्केल तक था, भारतीय प्लेट किस एरिया में, बर्मा प्लेट की तरफ खिसक गई, इसके अलावा महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक स्थापित हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम अपनी नॉलेज के लिए इसको भी ध्यान रखें। और जब सुनामी की लहर होगी शुरुआती दौर पर देखा जाए तो 15 मीटर से ऊपर जैसे ही जाता है तो वो एक बड़ा एक सुनामी हो सकती है, उसके बाद में वो जितने ऊपर जाए तो उतना, जितने बड़े स्तर पर होगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि इंदिरा पॉइंट में स्थित पूरी तरह से, मतलब ये अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट था, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्री तल से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के, तो एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया केरल। चूंकि आपको पता ही है ये जो राज्य हैं समुद्र के किनारे है, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की पोजीशन आपको पता है। ठीक है, यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले से मिल सकते हैं। अगर सुनामी आती है तो कितने समय पहले से हमें जानकारी मिल सकती है? लगभग 3 घंटे पहले से ही हमें ये जानकारी मिल सकती है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय प्रक्रिया बहुत कम है। तो प्रशांत महासागर में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने क्षेत्र में हिंद महासागर में ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में हमें मिल गई? सुनामी के बारे में मिल गई है। तो सुनामी के बारे में पहले आपने सुना नहीं था, लेकिन अब सुना है, अब पढ़ा है, तो कुछ फैक्ट निकाल के रखो और जानकारी बढ़ाओ अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा विनाश। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी और हिंद महासागर में, ठीक है, निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों के जागरूकता की कमी के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्षति हुई संपत्ति की। और सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई, क्योंकि जल का स्तर एकदम नीचे गिर गया। उन्होंने देखा यार ये पानी एकदम नीचे क्यों गिर गया है, और फिर अचानक वो लहर बन के बहुत तेजी से आया, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको भुगतना पड़ा। ठीक, ज्वार भाटा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ज्वार भाटा तो आप समझते हो, दिन में 2 बार आता है, ये भी याद रखना है, 24 घंटे में 2 बार। नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। क्लियर? जब कोई ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, ऊंचा क्षेत्र से जब जल यहाँ तक पहुंच गया तो उसको क्या कह देंगे बेटा? ज्वार कह देंगे। ठीक है, जब यहाँ से वापस यहाँ पर जल आ गया उसको क्या कह देंगे? भाटा कह देंगे। तो इसको जल के ऊपर और नीचे जाने की जो क्रिया है उसको अपन क्या बोल देते हैं? ज्वार भाटा बोल देते हैं। ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ज्वार भाटा आते ही क्यों है? तो ज्वार भाटा जो है कहीं ना कहीं सूर्य
पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है, इनकी जो आकर्षण शक्ति है उसकी वजह से ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसके बारे में आगे भी आपको इमेज के द्वारा भी इस चीज को समझाया जाएगा, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण, उनके आकर्षण के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है, ठीक। इस तरीके से आपको जो एक इमेज दिख रही है, इसमें अभी 2 तरह के पॉइंट बताए गए हैं। एक होता है आपका लघु ज्वार भाटा और एक होता है आपका बृहद ज्वार भाटा। लघु यानी कि छोटा ज्वार भाटा और बड़ा ज्वार भाटा। छोटा ज्वार भाटा जब होता है जब केवल पृथ्वी और सूर्य आमने सामने होते हैं और चंद्रमा की स्थिति कहीं ना कहीं सूर्य और पृथ्वी, मतलब पृथ्वी के जस्ट मतलब पृथ्वी के पास तो होता है लेकिन सूर्य से काफी दूर होता है। लेकिन बृहद ज्वार भाटा की अपन बात करेंगे। बृहद ज्वार भाटा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के दोनों करीब होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कि बृहद ज्वार भाटा। अब 2 तरह की स्थिति हो गई। अब यहाँ पर जब चंद्रमा पीछे की ओर पहुंच जाएगा, जब वो संपर्क में नहीं रहेगा, तब ये स्थिति नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा मतलब होता है। एक जब लघु ज्वार भाटा, जब चंद्रमा सूर्य से दूरी पर होता है, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होता है, तब उस स्थिति को अपन बोल देते हैं कि बृहद ज्वार भाटा होगा, क्योंकि तीनों की देखो 2 की शक्ति कम लगेगी पर तीनों की शक्ति ज्यादा लगेगी। तो बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा ये पोजीशन है। इस इमेज के द्वारा आप इस चीज को भी समझ लेना, ठीक है। तो ये तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि चंद्रमा बिल्कुल बैक में है और दोनों का आमना सामना, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों की आकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से इस तरीके का एक जो ज्वार भाटा है बहुत बड़े स्तर पर तीनों की शक्ति की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था वो चीज को पढ़ते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कब होते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो कौन सा समय होगा वो? पूर्णिमा का और अमावस्या का, ठीक है। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, चांद एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, चांद और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा होता है। आप तो इमेज को दिमाग में रखोगे, बिल्कुल ये पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी, बस इमेज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा होता है, और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, यानी कि जो उच्च ज्वार होता है नाव चलाने में सहायक होते हैं, क्योंकि लहरें तेज होंगी तो नाव भी तेजी से आगे बढ़ेगी, जहाज आगे से बढ़ेंगे। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं इसको समझा है, इसकी थ्योरी पढ़ी है। स्वाभाविक है इस चीज को आपको समझ में आ गई होगी कि भाई सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, यानी कि उनके बीच में आकर्षित बल के कारण जल में ऐसी हलचल उत्पन्न होती है, ठीक है। बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में लिखा इसके फलस्वरूप, यानी कि जो कहीं ना कहीं ये कंडीशन होती है, तो बोले इसके फलस्वरूप जो है मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं, और कुछ स्थलों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी
किया जाता है। ज्वार भाटों का क्या लाभ है? एक तो जहाज आवागमन के लिए, दूसरा मछली पकड़ने के लिए, और तीसरा लाइट बनाने के लिए। ठीक है, अब आता है आपका महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। बोले क्या है? बोले महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर निम्नलिखित रूप से, मतलब नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। ये जलधाराएं ठंडी भी होती हैं, गर्म भी होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। समझ रहे हो इस बात को? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक है, महासागरीय जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के और रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर आकर्षित होती हैं। ध्रुवों की ओर यानी कि चाहे वो नॉर्थ पोल में जाए चाहे साउथ पोल की ओर जाए, उत्पन्न होंगी भूमध्य रेखा से। मान लो ये पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ से उत्पन्न होंगी, या तो ऊपर की ओर जाएंगी या फिर नीचे की ओर जाएंगी। ध्रुवों की ओर ये आकर्षित होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं, यानी कि उच्च से निम्न की ओर बहती हैं। ठीक है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं कैसी है? गर्म जल धाराएं। तो लेब्राडोर जल धारा जो कैसी है? ठंडी जल धारा है। ठीक है, महासागरीय जलधारा लिखा हुआ है क्लियर कि जो महासागरीय जलधारा हैं वो किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। किसी भी क्षेत्र का जो तापमान होता है, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यानी सबसे बढ़िया मछली का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों मिलती हैं, वो सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मछलियां होती हैं। ठीक है, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के कुछ उदाहरण हैं। आपको मालूम है वैसे तो सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला जो देश है वो चीन है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के उदाहरण ऐसे हैं जहां पर ठंडी जलधारा गर्म जलधाराएं टकराती हैं, तो वहां पर मत्स्य का उत्पादन बहुत होता है। सबसे ज्यादा जलयान बनाने वाला देश विश्व के अंदर जापान है, लेकिन सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला, मछली का शिकार करने वाला जो देश है तो वो है आपका चीन। ठीक है, चीन सबसे ज्यादा शिकार करता है मछलियों का। ठीक है, और देख लेते इसमें ये तो केवल एक क्रियाकलाप दिया है कि एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें और बाल्टी के एक ओर निम्नजन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें और एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें कि भाई कहाँ पर कौन सी धारा कहाँ, जैसे उसमें पढ़ा हुआ है ना आपने, उच्च से लेके निम्न की ओर वो जल धारा जाएगी, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगी भूमध्य सागर से उठ के। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल करके आपको ये चीज समझ में आएगी जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। ठीक है, अब आती हैं आपकी ये जलधाराएं। हालांकि आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको क्लियर करता हूं आपका। देखिए इसमें ये जो जलधाराएं पहले उत्तर अमेरिका से चलते हैं, उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका होते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको उत्तर अमेरिका दिख रहा होगा, ये पूरा पोर्शन जो है वो उत्तर अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका वाला है। उत्तर अमेरिका के पूर्वी हिस्से में आपको लेब्राडोर जल संधि दिख रही हो, जलधारा दिख रही होगी, लेब्राडोर की जलधारा। ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं एक देखें आप इसको कि पोजीशन क्या है। तो इस हिस्से में क्या हो गई? लेब्राडोर की जलधारा हो गई। ठीक है, लेब्राडोर की जलधारा है। इधर आ गई आपकी अलास्का का जलधारा। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है, जो ब्लू प्रिंट आपको दिख रहा है ना, जो ब्लू है तो वो आपका ठंडी जलधारा है, और जो रेड वाला दिख रहा है ना वो आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है,
तो इसमें इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया है। तो अगर देखा जाए उत्तर अमेरिका में राइट साइड में अगर देखा जाएगा तो ठंडी जलधारा होगी, और ठंडी जलधारा कौन सी, लेब्राडोर की जलधारा होगी। ठीक, अब आ गए हम ये वाली पोजीशन में। ठीक है, ये आ गया आपका अलास्का, अलास्का की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, अलास्का की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा, यानी कि ये उत्तर अमेरिका में हम तीन शब्दों को विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में आपकी लेब्राडोर की जलधारा होगी। राइट साइड में एक लेब्राडोर यानी एक डोर होगा, एक डोर होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में देखो अलास्का आएगा, अलास्का का नाम सुना होगा आपने, और अलास्का आ से स्टार्ट हुआ, का पर खत्म हुआ, तो आ से हो गया अलास्का, का से होगा कैलिफोर्निया। तो इस तरीके से आप जब क्लॉकवाइज आएंगे तो अलास्का की जलधारा, लेकिन कैलिफोर्निया की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा, लेकिन अलास्का की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी, गर्म जलधारा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो सेंटर है ना, ये वाला जो भाग है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का जो भाग है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बीच का भाग जो होगा वो मत्स्य का केंद्र होगा, मत्स्य उत्पादन का केंद्र होगा, ऊपर हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये तो उत्तर अमेरिका का हो गया। अब आते हैं हम दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, हालांकि इसमें उत्तर विषुवतीय जलधारा, उत्तर विषुवतीय और दक्षिणी, जहां से विषुवत रेखा जाएगी या जहां से इक्वेटर जाएगी, भूमध्य रेखा जाएगी, तो उत्तरी और दक्षिणी तो वो आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए दक्षिण अमेरिका में, थोड़ा सा आते हैं। दक्षिण अमेरिका में देखो आप, ये पश्चिम वाला, उत्तर दक्षिण वाला, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़े से अलग नाम है, उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, हम्बोल्ट की जलधारा जो पेरू वाले क्षेत्र से जाती है, हम्बोल्ट की जलधारा लेफ्ट साइड में है, और इधर आ गए हम राइट साइड में दक्षिण अमेरिका में, तो ये हो गई फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। उत्तर अमेरिका में राइट साइड में लेब्राडोर की जलधारा, लेफ्ट साइड में कैलिफोर्निया की अलास्का की जलधारा, और अलास्का से फिर और इधर आ गए हम तो कैलिफोर्निया की जलधारा। तीन ऊपर पड़ी हैं, दो ये पड़ गए तो 5 हो गए, कुछ ज्यादा भी नाम नहीं है, आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी का ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, वो आपको याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ज्यादा टाइम लगना भी नहीं है। ठीक है, तो हम्बोल्ट की जलधारा हो गई इस प्रकार से, ये फॉकलैंड की जलधारा हो गई। तो इस तरीके से आप एक ब्लैंक मैप में इस चीज को इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर एक बार अच्छे से समझो इसको। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये कंप्लीट किया आपने। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ बीच में, जो आपका कहीं ना कहीं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उधर यूरोप और अफ्रीका की जो कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब इसमें जैसे दक्षिण अमेरिका के अंदर एक ब्राजीलियन जलधारा है, चूंकि ये वाला पोर्शन जो है दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, तो ब्राजीलियन जलधारा गर्म जलधारा, उसका कोई बिल्कुल अपन को इतना ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको पढ़ें। ठीक है, हाँ जी, अब आते हैं हम इधर अफ्रीका महाद्वीप में आ जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में हालांकि एक वेनेजुएला की जलधारा है, वेनेजुएला की जलधारा लिखा हुआ है, वेनेजुएला की जलधारा, वेनेजुएला आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ब्राजीलियन ये गर्म जलधारा है। इधर इक्वेटोर की जलधारा, इक्वेटोर, हालांकि इक्वेटोर जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर एक देश है। ठीक है, और वेनेजुएला भी एक देश है, आपने वेनेजुएला भी नाम सुना होगा, वेनेजुएला, कराकस आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वेनेजुएला है, कराकस है, तो वेनेजुएला की जलधारा होगी अफ्रीका महाद्वीप में लेफ्ट में। ठीक है, सॉरी दक्षिण वाले पोर्शन में, साउथ में। और इधर अगर जाते हैं तो इधर अपन को दिख रही है एक, ठीक है, जो कैनरी की जलधारा। ठीक है, कैनरीज जलधारा, कैनरीज भाग दिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो इक्वेडोर की विषुवत धारा हो गई, वेनेजुएला की जलधारा हो गई, तो वेनेजुएला जलधारा ये हो गई, कनारी की जलधारा, कैनरोस की जलधारा हो गई। ये दो हैं, अफ्रीका के किनारे है तो कैनरीज जलधारा, और इधर वेनेजुएला की जलधारा। ठीक है, अब हम अपन आगे बढ़ते हैं इधर अफ्रीका महाद्वीप से। अब इसमें आएंगे तो अगुल हास की जलधारा होगी। कौन सी जलधारा होगी? अगुल हास की जलधारा। हालांकि जो अगुल हास की जलधारा है ये इसको अपन बोल देते हैं कि हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, हिंद महासागर की जलधारा के अंतर्गत ये आ जाता है। आगे जाके ये भी पढ़ना पड़ता है कि ये जलधारा प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है,
या आपकी हिंद महासागर में, ये भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगुलहास की जलधारा जो है हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। तो राइट साइड में अगुलास, देखो अफ्रीका महाद्वीप के राइट साइड में अगुलास की जलधारा, हालांकि गर्म है, अभी ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में कोई ज्यादा आप सोचो मत, पर थोड़ा सा नाम ध्यान रखना पड़ेगा। अगुलास की जलधारा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बेंजुला की जलधारा, और ऊपर पहुंच गए तो कैनरीज की जलधारा, ठीक है, या कैनरीज या किनारे के जलधारा हो गई। अब इसमें ये 3 नाम अपन को अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ लेने हैं, ठीक है। बाकी का जो ऑस्ट्रेलिया की हो गई, विषुवतीय विपरीत जलधारा हो गई। हाँ, अब आ गए हम इसमें क्यूरूशियो की जलधारा, ठीक है। क्यूरूशियो की जलधारा हालांकि प्रशांत महासागर में आती है, लेकिन क्यूरूशियो की जलधारा की जो पोजीशन है एशिया महाद्वीप के पूर्व में है। तो क्यूरूशियो की जलधारा और आयरिशियो की जलधारा, तो क्यूरूशियो या आईसीओ की जलधारा दो जलधाराएं हैं, तो ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती हैं। तो ये जलधाराएं कहीं ना कहीं बहती हैं, कुछ गर्म जलधारा होती हैं और कुछ ठंडी जलधारा होती हैं, और कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में तापमान में वृद्धि या कमी इनकी वजह से होती है। ये तापमान में भी इनका विशेष रोल होता है, स्वाभाविक है, ठंडी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जलधाराएं हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे, इनको इमेज देख के आप समझ में आएगा, ठीक है। इनकी पोजीशन समझ में आएगी कि कहाँ पर कौन सी जलधारा है। जहाँ तक है स्टेप बाय स्टेप जाओगे, उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से फिर इधर इस पोर्शन में यूरोप के लेफ्ट में तो कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, पर इधर अगुलास की जलधारा अपन को थोड़ा सा याद रखना, क्यूरूशियो और आरेशियो को जलधारा जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये जलधाराओं की पोजीशन क्या है वो ध्यान रखना, प्लस ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराओं को याद रखना। अब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा को याद कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा को याद कैसे करोगे, उसके लिए एक ट्रिक बना लेना, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले ग्रीन बगुला, ठीक है, केला क्यों फेंक रहा है। बहुत पुरानी ट्रिक है, सबसे ज़्यादा यूज होती है, और हो सकता है आपने कहीं पढ़ भी रखा हो, ठीक है। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है, इस ट्रिक को याद कर लो, इससे आपको पूरी की पूरी जो ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, वो याद हो जाएंगी, ठीक है। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। अब देखें, हम बोले यानी कि हमबोल्ट की जलधारा, ठीक है, पहली। दूसरे नंबर पर ग्रीन है तो ग्रीनलैंड की जलधारा। तीसरे नंबर पर बगुला लिखा हुआ है तो वेनेजुएला की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, ठीक है। चौथे नंबर पर केला यानी कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है, चौथे नंबर पर कैलिफोर्निया की जलधारा हो गई। क्यू लिखा हुआ है तो पांचवें नंबर पे हो गया बेटा क्यूराइल की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, ठीक है। अब एफ से बनेगी, एफ से ये 5 हो गए। छठवें नंबर पर फॉकलैंड की जलधारा, ये आपने अभी पढ़ा था, फॉकलैंड की जलधारा। ए से अकोष्टक की जलधारा, अकोष्टक की जलधारा। के से कनारी की जलधारा, कनारी ऊपर पढ़ा था हमने, वो अफ्रीका के किनारे में था। और एक है आपका 9वें नंबर का इरमिंग की जलधारा, इरमिंग की जलधारा, ठीक है। एक ये पूरी 9 जलधाराएं हैं। ये 9 जलधाराएं कैसी हैं, ये 9 जलधाराएं ठंडी जलधाराएं, बाकी की जो बची वो कैसी होंगी, गर्म जलधारा। तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उसका आंसर दे दोगे, ठीक है।
जैसे मान लो हम्बोल्ट की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा, वेगुलर, कुछ तो आप इसको मैप में देखेंगे तो अभी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने ट्रिक बना ली, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए और उसमें ये पूछ ले कि कौन सी जलधारा कहाँ, तो उस कंडीशन में आप इसका आंसर सही से दे सकते हैं। तो हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है, बस इसको जस्ट मेमोराइज करना है। हम बोले यानी हम्बोल्ट की जलधारा, ग्रीन यानी कि ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है, बगुला यानी वेगुला की जलधारा, केला यानी कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यू यानी क्यूरैल की जलधारा, एफ से फॉकलैंड की जलधारा, ए से अकोस्टक की जलधारा, के से कनारे की जलधारा, ई से इरमिंग की जलधारा। तो ये पूरे 9 के 9 नाम आपको याद रखेंगे कि ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा। दूसरा, कौन सी जलधारा है, कहाँ पर है, इसके लिए आप मैप देखेंगे और उस मैप को अच्छे से रीड करके फिर ब्लैंक मैप को फिलअप करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप वो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे का मौसम हो जाता है। कैसा, कोहरे जैसा मौसम होता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा होती है वहाँ पर कोहरे जैसा धुआंधार मतलब ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर क्लियर नहीं दिखेगा। दूसरा, इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं मत्स्य उत्पादन के लिए भी अपन ज़्यादातर मानेंगे, जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा कहीं पर भी टकराएंगी, उनके बीच वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे जो भी आपको बताया मैंने। ठीक है, अब जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इन क्वेश्चंस का अपने आप आंसर निकालोगे। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल स्थल के बीच चक्कर लगाता है, जल चक्र ज्वार भाटा महासागरीय जल चक्र कहेंगे। सामान्यतः गर्म महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः गर्म जलधारा होंगी तो वो किस क्षेत्र में होंगी, ध्रुवों पर होंगी, भूमध्य रेखा के निकट होंगी, या दोनों में से कोई नहीं, भूमध्य रेखा पर हो सकती हैं। वैसे हिंद महासागर में ज्यादातर गर्म जलधाराएं हैं, वो देख लेना मैप में। ठीक है, और दिन में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं, वो आपको पता ही है। बाकी का इनकी पोजीशन, इनके स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ी बनाएं कि भैया कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर क्या मैंने बताई थी आपको, सबसे बड़ी झील है, तो पहला पॉइंट हो गया। ज्वार भाटा देखा जाए तो जल में आवधिक चढ़ाव या उतार होता है, तीव्र भूकंप तरंगें होती हैं, या निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधाराएं होती हैं, जल चक्र होता है। तो सेकंड नंबर का भी सही है, आमने सामने लिखा हुआ है, उतार चढ़ाव हो गया। सुनामी तीव्र भूकंप तरंगें होती हैं, बिल्कुल सही है। महासागरीय तरंगें जो होंगी वो क्या होंगी, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली तरंग जलधाराएं होंगी। और बस ये चारों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, जल चक्र इसमें अलग हो जाएगा। यानी ये जो जोड़ी दी गई है ना, ये बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी कहीं से भी कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपका एक 5वें नंबर की यूनिट कंप्लीट करा दी है और उम्मीद है इस यूनिट में भी आपको काफ़ी कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने बताया ना, ये तो समुद्र है, समुद्र में आप कूदोगे, मोतियाँ निकालना पड़ेंगे, मोती निकालने पड़ेंगे। उस समुद्र में कई प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से कर लें, आप बढ़िया से कर लें, क्योंकि मैं इन चीज़ों को कराने में कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूँ। आप अगर नॉर्मली पढ़ेंगे तो भी ऐसे ही पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो भी यही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो भी कराया जा रहा है अच्छे से करें, बाकी का अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। और एक मुझे आपका फीडबैक मिलता रहेगा तो मेरे को पता चलेगा कि आप, मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी जितने आप देखें, जितने व्यूअर्स होते हैं उतने ना तो कमेंट आते हैं, ना उतने लाइक्स दिखते हैं, है ना, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती। देखते जरूर है कि हाँ भैया इतने सारे देख रहे हैं, चलो ठीक है, मान लो 100-200 लोगों ने देख लिया, बस 100-200 में से कम यहाँ 50 तो मेरे को कमेंट दिखना चाहिए, 50 लाइक तो दिखना चाहिए कि हाँ यार 100 में से 50 लोगों ने तो लाइक किया। अपन तो देखो थोड़े से ही शुरुआत करेंगे और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप देख लें, अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दें, तो आपकी एक प्रेजेंट हो गई, तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक आउटपुट मिलता है। आउटपुट ऐसे ही मिलेगा, बाकी का जो भी है देखते हैं। बढ़िया कंटिन्यू क्लास चली रही है आपकी, जब तक चला रहे हैं तब तक चल रही है बढ़िया, और आप अगर चाहेंगे तो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, मेन है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए जितना भी मैंने आपको कराया, आप बुक से भी अपना थोड़ा सा पढ़ के समझ के उस चीज़ को भी तैयार करते जाएं। आपको बस तरीका बता दिया, एक तरफ से हम चल ही रहे हैं, बाकी का आप उसको कंटिन्यूअस रखो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस भी लगा लो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस कुछ ना कुछ तो उसमें आप देखेंगे पीडीएफ में काफ़ी कुछ दिया होगा, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर पढ़ो, उनका रिवीजन भी कर लो, नोट्स भी बना लो थोड़ा थोड़ा करके।
ठीक है, बाकी का मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और उसको शेयर जरूर कर, शेयर तो पहले किया करो, ठीक है। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।